Hello everyone, welcome back to JRF Adda. I am your new educator for sociology. So आप में से अगर कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, मेरा नाम जूही जैन है। अभी हाल ही में जून 2023 में मैंने अपना JRF क्वालिफाई किया है और अभी एज अ सोशियोलॉजी एजुकेटर मैं आप सबके साथ में हूँ। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपके लिए 3 मंथ्स प्लान लेके आने वाली हूँ कि कैसे 3 मंथ्स में हमें JRF के लिए प्रिपेयर करना है, सोशियोलॉजी को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं 3 मंथ्स में। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो की थी वो भी मैं आज आपसे शेयर करूँगी। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को साथ में कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें। जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला थॉट हमारे माइंड में यही आता है कि हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्पेशली अगर आप बिगनर्स हो तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो द फर्स्ट स्टेप इज आपको अपना सिलेबस थॉरोली पढ़ना है। जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी उनके सब टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत थॉरोली पढ़नी है, उनका मीनिंग समझना है, उनका मोटिव समझना है उन टॉपिक को पूछने का। फर्स्ट स्टेप हमें अपना सिलेबस पढ़ना है, जिससे हमें टॉपिक्स पता चले कि क्या क्या हमें पढ़ना है एग्जाम के लिए। और सोशियोलॉजी का स्पेशली अगर मैं आपको पैटर्न बताऊं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि कई बार क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कभी कुछ कुछ हमारे लिए आते हैं जहाँ हमें सिर्फ आंसर्स डायरेक्टली टिक करने होते हैं। तो सोशियोलॉजी में कई बार ऐसा होता है कि आपको सिलेबस से कोई भी एक टर्म दे दिया जाएगा जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है। फॉर एग्जांपल आपको जैसे नियो लिबरलिज्म एक टर्म है हमारे सिलेबस में, तो आपको पूछ सिंपल मीनिंग पूछ लिया जाएगा कि न्यू लिबरलिज्म क्या है। इससे एसोसिएटेड जो भी थिंकर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सिलेबस से प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस में जो भी टर्म मेंशन है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। उसके अगर उस टर्म से रिलेटेड कोई भी टाइप्स हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रिसर्च हमारे टॉपिक में सिलेबस में है, तो रिसर्च के टाइप्स, मीनिंग्स, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है उनसे एसोसिएटेड जो भी थिंकर्स हैं वो, क्योंकि थिंकर्स हमेशा हमें सोशियोलॉजी में पूछे जाते हैं। आप जब भी कोई भी टॉपिक सोशियोलॉजी में पढ़ें, एक चीज़ आपको हमेशा नोट डाउन करनी है। सबसे पहले तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, जो भी थिंकर्स उस टर्म से एसोसिएटेड है, किस थिंकर ने उस टर्म को कॉइन किया है, किसने उसे डेवलप किया है उस टर्म को, और किस थिंकर ने उस पे सबसे ज़्यादा काम किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट जो हमारे स्टेप है दैट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स, और ये मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आपकी प्रिपरेशन का होता है। स्पेशली अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ये चीज़ करनी ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये चीज़ मिस करते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व नहीं करते। बट ये मिस्टेक हमें नहीं करनी, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। उससे आपको दो बेनिफिट होंगे। सबसे पहले तो आपको अपना पेपर पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप से हमारा एग्ज़ाम आता है, किस लेवल के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, क्या पेपर, क्या फॉर्मेट है। जैसे यूजीसी नेट में एमसीक्यूज आते हैं आपके लिए, एमएसओज आते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे लिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट थिंग जो चीज़ हमें पता चलती है दैट इज़ हमारा लेवल, कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, किस तरह की प्रिपरेशन अभी तक आपकी है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो आप सिर्फ प्रीवियस या पेपर से ही पता चल जाते हो। मेरे अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, ए कैटेगरी, बी और सी मैं यहाँ डिवाइड करूँगी। ए कैटेगरी में वो लोग जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड जो है वो 1 या 2 बार इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं, उनका नेट भी नहीं हुआ या जेआरएफ भी नहीं हुआ, उस कैटेगरी के स्टूडेंट। और जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो रिपीटर्स हैं, जिनका बार बार नेट हो रहा है बट वो जेआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे। तो उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं इसमें डालूंगी। अगर आप बिगनर्स हो तो जब आप प्रीवियस या पेपर सॉल्व करोगे, स्पेशली सोशियोलॉजी का अगर मैं बताऊं तो पेपर 2 में हमारे पास 100 क्वेश्चन हैं।
तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो तो अगर 100 में से मेरे अकॉर्डिंग आपके 40 to 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छी पोजीशन में हो स्टार्ट करने के अकॉर्डिंग, क्योंकि फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि इन क्वेश्चन से आगे कैसे पढ़ना है। और मेरे हिसाब से बिगनर लेवल पे भी आप 40 to 50 क्वेश्चन सोशियोलॉजी में इजीली सही कर सकते हो, क्योंकि सोशियोलॉजी हमारा काफ़ी हद तक एक कॉमन सेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हमें, अगर आपने उनके बारे में कुछ नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप क्वेश्चन उनके आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल विलेज स्टडी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, या फैमिली से रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स हमारे में हैं, मैरिज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको काफ़ी हद तक इनके बारे में नॉलेज रहती है, क्योंकि हम बचपन से हमारी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें देखते आए हैं, सुनते आए हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से बिगनर्स लेवल पे भी आप 40 to 50 क्वेश्चन सही कर लेते हो। और अगर आप फिर बिलो 30 अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मुझे लगता है फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशियोलॉजी का जैसा पेपर पैटर्न रहता है मेरे अकॉर्डिंग 40 to 50 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। नेक्स्ट जो बी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जिनके 50 to 60 क्वेश्चन पेपर 2 में सही होते हैं, या 65 तक जिनके क्वेश्चन सही होते हैं, तो उनके साथ मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम है, एक तो उनके रिवीजन में कमी है, सेकेंड थिंग उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में अभी बहुत कमी है। तो जो बी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें फिलहाल अभी 3 मंथ्स में अपने रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, जिससे हम आगे एग्जाम में काफ़ी अच्छे से उन्हें सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग है वो ये है कि जिनके 65 to 70 क्वेश्चंस अभी तक सही हो रहे हैं, बट वो जेआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे, कुछ ना कुछ उनका मतलब कुछ रह जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टूडेंट हैं इनके नॉलेज में तो कहीं से भी कमी नहीं, क्योंकि अगर आप 3-4 बार एक ही सिलेबस को पढ़ चुके हो तो नॉलेज तो मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छी होगी। बट जो मेन प्रॉब्लम आपका हो रहा है दैट इज़ एप्लीकेशन। जो नॉलेज आपकी है उसे आप क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, और उसका मेन रीज़न मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस में अभी थोड़ी सी कमी है। आपको प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, स्पेशली अभी 3 मंथ्स में। तो मेरा सजेशन जो इन स्टूडेंट्स को यही रहेगा कि आप अब न्यू टॉपिक्स ज़्यादा ना पढ़ते हुए, जो टॉपिक्स आपने पहले पढ़े हुए हैं उनको आपको कंसोलिडेट करना है। साथ ही साथ आपको अपने एप्लीकेशन पे ध्यान देना है कि कैसे आप उन क्वेश्चंस में अपनी नॉलेज अप्लाई कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को आप कैसे, आप क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको अभी 3 मंथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, देन फिर आगे हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जब आप प्रीवियस या पेपर सॉल्व करते हो तो आपको आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स काफ़ी हद तक पता चल जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो हमें ध्यान से नोट डाउन करनी है जब आप प्रीवियस या पेपर सॉल्व कर रहे हो। स्पेशली सोशियोलॉजी का अगर मैं बताऊं कि हमारे सब सिलेबस में काफ़ी सारे थिंकर्स दिए हुए हैं, मोस्टली 90-20 या 18 to 21st सेंचुरी के थिंकर्स हमारे अभी सिलेबस में हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो 19 to 20th सेंचुरी के थिंकर्स के, इसी टाइमलाइन के जो थिंकर्स हैं उनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप थोड़ा भी लॉजिकली दिमाग लगा के सोचो कि ये जो थिंकर्स हैं ये मतलब अब रहे नहीं हैं हमारे सिलेबस में, बट इनके जो टॉपिक्स हैं, जो इनके कंसेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी फिक्स हैं, जो वो हमारे लिए विरासत में छोड़ के गए हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स अभी हमें पढ़ने हैं। तो वो टॉपिक्स मेरे हिसाब से आप प्रीवियस या पेपर से काफ़ी हद तक पता लगा सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हैं, तो फिर हमें उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। एक और पैटर्न आप देखोगे जब आप प्रीवियस या पेपर सॉल्व करोगे कि टॉपिक्स सोशियोलॉजी में काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं, बट होता यह है कि पहले उन टॉपिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे कि सिंपल आपको टॉपिक दे दिया और उनसे रिलेटेड जो भी थिंकर है वो आपको बताने हैं, या उस टॉपिक का क्या मीनिंग है वो आपको बताना है। बट अब जो होता है, अब हमसे थोड़े से डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको एमएसओस पूछे जाएंगे, कि जो भी आपका सपोज आपको कोई थ्योरी दे दी है क्वेश्चन में, उस थ्योरी से रिलेटेड आपको 6 to 7 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे।
अब उन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि क्या ऑप्शंस उस थ्योरी से आपका रिलेटेड है। तो उसके लिए आपको उस थ्योरी को डीप में पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बातें थ्योरी में कही गई थी, क्या रिजल्ट था इस स्टडी का। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग प्रीवियस पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप प्रीवियस या पेपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी में काफ़ी हद तक बुक्स एंड ऑथर्स के भी नेम आते हैं, सो वो भी हम प्रीवियस या पेपर से प्रिपेयर कर सकते हैं। जब भी आप प्रीवियस या पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप अभी से हैबिट डालो कि जो बुक्स एंड ऑथर्स के नेम है वो आप अभी से नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं हमारे सिलेबस में। और फिर एग्जाम टाइम में आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप वन डे में सारी बुक्स एक रात में याद कर लो। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, इसलिए बेटर यही है कि आप सेपरेट एक नोटबुक बनाओ अपनी, जिसमें आप सारे बुक्स एंड ऑथर्स के नेम नोट डाउन करो, जो भी कंसेप्ट्स हैं और किस थिंकर ने उस कंसेप्ट को दिया है, ये आपको अभी से नोट डाउन करना है, ताकि एग्जाम टाइम में आपके लिए प्रॉब्लम ना हो और काफ़ी हद तक आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सको। सो जो थर्ड स्टेप हमारा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें नोट डाउन करने हैं, देन फिर हमें अपनी स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी है कि कैसे। अब हमने टॉपिक्स हर्न कर लिए, हमें हमारा पेपर पैटर्न पता चल गया, सिलेबस हमारा पता चल गया। तो अब नेक्स्ट जो हमारा एम है वो ये है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी है कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये तीन मैंने आपको स्टेप बताए जो आपको बिगनर्स लेवल पे करने हैं, या आप पहले भी प्रिपेयर कर चुके हो तो ये आपको करने हैं। नेक्स्ट थिंग जो है कि हमारा सिलेबस क्या है, तो ये 10 यूनिट्स हमारी सिलेबस में हमें दी हुई हैं। ठीक है। अब आपने हमेशा रूल सुना होगा कि जो 30% जो आपका सिलेबस होता है उसमें से आपके 70% क्वेश्चंस बनते हैं। तो वही चीज यहाँ फॉलो हो रही है, मैंने हाईलाइट भी किया है। यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ये वो आपका 30% से भी ज्यादा, मैं कहूँगी 40 to 50% आपका ये वो सिलेबस है, जिसमें से आपके 70% सवाल बनते हैं। क्योंकि यूनिट 1 जैसे हमारी है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें हमें 26 थिंकर्स दिए हुए हैं, उनकी थ्योरीज हमें पढ़नी है। तो जब आप इन थ्योरीज को पढ़ोगे, तो ये जो थिंकर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं सोशियोलॉजी के, पूरा बेस है सोशियोलॉजी का। और ये जो थ्योरीज और ये जो थिंकर्स हैं, ये आपको बाकी की यूनिट में भी काम में आने वाले हैं। तो यूनिट 1 तो आपको मतलब बिल्कुल बाय हार्ट कर लेनी है, बहुत अच्छे से इस यूनिट को प्रिपेयर करना है, कोई भी टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते इसमें। और आगे जब हम सिलेबस डिकोड करेंगे तब मैं आपको बताने भी वाली हूँ कि किस थिंकर की क्या थ्योरीज आपको पढ़नी है, किस तरह से उन्हें प्रिपेयर करना है। तो वो भी मैं आज आपको अपकमिंग वीडियोस में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिकॉज पेपर 1 में भी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, पेपर 2 में भी आपका रिसर्च है, और जब आप अगर फ्यूचर में पीएचडी करने जाते हो तो उस पर्सपेक्टिव से भी रिसर्च आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी तो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। पेपर 1 पेपर 2 रिसर्च का सिलेबस ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सेम है, बट पेपर 2 में जो एड ऑन चीज़ होती है वो ये है कि आपको थिंकर्स के नेम भी पढ़ने हैं। पेपर 1 में सिर्फ हमें जनरली यही पूछते हैं, अगर टाइप्स ऑफ रिसर्च हमसे पूछा जा रहा है तो आपको जनरली उस रिसर्च के सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सारी चीज़ें ही पूछेंगे। बट सोशियोलॉजी में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स तो पूछेंगे, बट आपको एक और चीज़ जो पूछी जाएगी वो ये है कि किस थिंकर ने उस रिसर्च मेथड को यूज़ किया था, किस एरिया में उन्होंने फील्ड स्टडी किया था। ये सारी चीज़ें आपसे सोशियोलॉजी में पूछी जाती हैं। तो रिसर्च को हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है। और आगे मैं आपसे और जब सिलेबस डिकोड करूंगी तो बताऊंगी और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें रिसर्च में पढ़ने, फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग है, पॉजिटिविज्म है, हर्म्यूनेटिक्स है, ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी है। उनसे रिलेटेड जो भी थिंकर्स है वो भी मैं आपको आगे अपकमिंग वीडियोस में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स में से कहूँगी, ये आपको मतलब पूरा का पूरा बेस है सोशियोलॉजी का, क्योंकि जैसा इसका नाम है ना, बेसिक कंसेप्ट्स, आपको एक्चुअली में आपके बेसिक कंसेप्ट्स ये यूनिट क्लियर करती है। सो इसमें जैसे टॉपिक है कल्चर, सोशलाइजेशन, जैसे हमारे टॉपिक्स हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको कहीं ना कहीं बाकी यूनिट्स में भी ऑब्वियसली काम ही आने वाले हैं, और आपका पूरा एक तरह से बेस होता है ये सोशियोलॉजी का, ये सारी यूनिट्स। तो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस।
सो 6 सोशल इंस्टीट्यूशंस हमें इस यूनिट में दिए हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली, मैरिज एंड किनशिप है, इकोनॉमी है, रिलीजन है, एजुकेशन, पॉलिटी और लॉ एंड कस्टम। तो ये 6 सोशल इंस्टीट्यूशंस हमें इस यूनिट में दिए हुए हैं। अब आप देखोगे फैमिली, मैरिज, किनशिप हमारा यूनिट 3 का एक पार्ट है, बट आगे जाके फिर आप देखो फैमिली, मैरिज, किनशिप एक पूरी यूनिट है। तो अगर आप यूनिट 3 में ही इसे प्रिपेयर कर लो तो ये मुझे लगता है काफी हद तक आप यही आपकी ये यूनिट भी क्लियर, 3rd यूनिट के साथ ही आपकी ये यूनिट भी पूरी क्लियर हो जाती है। बस एक दो चीजें फिर आपको इसमें एड ऑन पढ़नी पड़ेंगी, तो बस वो आपको आगे पढ़नी पड़ेंगी, बट बाकी आपका ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक आप यहीं से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा इकोनॉमी, इकोनॉमी पर भी आप देखो कि नेक्स्ट फिर एक पूरी यूनिट है, तो वो आपकी वहां से प्रिपेयर हो जाती है। रिलीजन का जो टॉपिक हमारा है वो हम यूनिट 10 में पढ़ते हैं, न्यू रिलीजियस मूवमेंट के टॉपिक में, तो वो रिलीजन का टॉपिक हमारा उसके लिए बेस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एजुकेशन, ये भी हम यूनिट 10 में पढ़ते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पॉलिटी, वो आप देखो स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, एक पूरी यूनिट ही है हमारे इस टॉपिक पे। तो इस तरह से इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये तीनों यूनिट्स आपको बिल्कुल 100% कर लेनी है, जिससे आपकी बाकी की यूनिट्स भी अपने आप प्रिपेयर हो ही जाएंगी। यूनिट 7 आप देखो एनवायरमेंट सोसाइटी, जो पूरा थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वो आपका पूरा पेपर 1 से सेम है। पॉल्यूशन जैसे टॉपिक्स हैं, या एनवायरमेंट कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स हैं, सीओपीज हैं, एनवायरमेंटल ट्रीटीज हैं, तो ये सारी चीजें आप इजीली पेपर 1 में भी अगर आप पढ़ते हो तो पेपर 1 पेपर 2 आप दोनों को साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आप देखो तो ये एक आपकी आईसीटी से रिलेटेड यूनिट में से हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि काफी हद तक चीजें हमारी मतलब आईसीटी के लिए ये आपका बेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें डिजिटल डिवाइड जैसे टॉपिक पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम आईसीटी यूनिट में भी अपने पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सारी यूनिट्स को पढ़ना है और रिलेट करके अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे जब हम सिलेबस डिकोड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन यूनिट्स के, तो वो भी मैं आपको आगे अपकमिंग वीडियोस में पूरा बताने वाली हूँ। नेक्स्ट थिंग है हमारी, अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी, जो सिलेबस है सबसे पहले उसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे सॉल्व करने हैं, फिर हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। अब मैं आपको बताऊंगी आपको किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है इन 3 मंथ्स के लिए, इसमें आप जेआरएफ के लिए हम प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं। तो फर्स्ट चीज मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपना टारगेट सेट करना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। तो अगर सोशियोलॉजी का मैं बात करूँ तो हमेशा आपने देखा होगा कि कट ऑफ हमेशा हाई रहता है। तो जेआरएफ को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 220 प्लस मार्क्स टारगेट करते हुए चलना है, क्योंकि सोशियोलॉजी में हमेशा कट ऑफ हाई रहता है। 218 कट ऑफ जाता है, 216, 230 तक कट ऑफ चला जाता है। 230 ये बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है। अगर 230 कट ऑफ जा रहा है तो आप मान के चलना पेपर आपका बहुत ज्यादा इजी आया होगा, तभी आपका 230 कट ऑफ गया। अदरवाइज मेरे हिसाब से 220 की रेंज में कट ऑफ रहता है, और अगर उससे ज्यादा कट ऑफ जाएगा तो डेफिनेटली फिर आपका पेपर इजी आएगा। बट जैसा अब यूजीसी नेट का पैटर्न है, इतना ज्यादा इजी आपके लिए पेपर नहीं आने वाला है, काफी अच्छे स्टैंडर्ड ही आपका पेपर आएगा। तो इस तरह से इसलिए हमें अपना टारगेट हमेशा हाई ही रखना है सोशियोलॉजी में। और अगर नेट नेट को आप टारगेट कर रहे हो तो भी आपको अराउंड 200 प्लस तो टारगेट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 200 प्लस मेरे हिसाब से नेट के लिए काफी अच्छा स्कोर है, क्योंकि नेट का कट ऑफ जनरली हमारा 200 या 202 या 196 इसी रेंज में रहता है। तो आप 200 प्लस टारगेट करो तो आई थिंक बहुत अच्छे से बहुत सही टारगेट है। अब आपने अपना टारगेट सेट कर लिया कि आपको इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। नेक्स्ट थिंग है कि आपको अब इन्हें पेपर 1 प्लस पेपर 2 में डिवाइड करना है, कि आपको कितने क्वेश्चंस पेपर 1 पेपर 2 में सही करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने 35 टू 40 क्वेश्चंस पेपर 1 में टारगेट किए थे, और पेपर 2 में मैंने 75 टू 80 क्वेश्चंस टारगेट किए थे।
75 to 80 क्वेश्चंस मैंने पेपर 2 में टारगेट किए थे और लगभग मैंने इतना ही स्कोर किया। मैंने मेरे 36 क्वेश्चंस पेपर 1 में भी इस बार करेक्ट हुए एंड 76 क्वेश्चन पेपर 2 में मेरे करेक्ट हुए। अब आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्होंने पेपर 2 में 80 तक क्वेश्चन भी सही किए होंगे या 80 प्लस भी क्वेश्चन सही किए होंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। बट मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आपको पेपर 1 में कितने क्वेश्चन सही करने हैं, पेपर 2 में कितने क्वेश्चन सही करने हैं, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। बट मैं फिर भी आपको यही बोलूंगी कि आप दोनों पेपर में ऑलमोस्ट इक्वल लेके चलो, क्योंकि कभी आपको पता नहीं रहता कि कौन सा पेपर किस हिसाब का आ जाए। तो बेटर यही है कि आप दोनों में जितना हो सके ट्राई करो कि इक्वल बैलेंस लेके चलो, जिससे आपका किसी एक पेपर पर बर्डन ना पड़े। पेपर 2 ऑब्वियसली हमारा अच्छा होना ही चाहिए क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट पेपर है, बट पेपर 1 को भी आप कंप्लीटली निगलेक्ट नहीं कर सकते। और मेरा ये सजेशन है कि 30 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम करने ही करने हैं। 100% आपको ट्राई करना है कि 30 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको जेआरएफ के लिए हो सकती है। तो 30 क्वेश्चन हमें बिल्कुल 100% सही करने ही करने हैं। बट अगर आप 35 तक कर लेते हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। फिर आपको पेपर 2 में भी 75 to 80 रखोगे तो आप इजीली जेआरएफ कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपना टारगेट सेट करना है। ये मैंने जनरल कैटेगरी का बताया, और अगर आप रिजर्व कैसे कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 4-5 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हो। ये मैंने जनरल के लिए ओवरऑल बताया है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो हमारी है दैट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जैसा अभी आपके पास 3 मंथ्स हैं, तो रेदर देन पूरा सिलेबस पढ़ने से बेटर है कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको ध्यान दो। जो भी हमारे प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं, जो मतलब शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक है कि वो आएंगे ही आएंगे, उन टॉपिक्स को अभी हमें फाइंड आउट करना है। वो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस या पेपर्स के बिहाफ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट थिंग है, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कर लेते हो और फिर उनका फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, तो जिससे हम आगे अपने लिए प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट जो थर्ड थिंग है दैट इज शेड्यूल। आपको अपना शेड्यूल डिसाइड करना है। जब आपने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप नोट डाउन कर लेते हो, देन फिर आपको अपना शेड्यूल बनाना है कि क्या आप कौन सी यूनिट कितने दिन में आप फिनिश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूनिट 1 हमारी काफ़ी लेंदी यूनिट्स है, तो उसके लिए आप 10 to 15 डेज दो अपनी तरफ से। यूनिट जो अगर जैसे 7th या 8th यूनिट है, वो थोड़ी छोटी यूनिट्स हैं हमारी, तो वो हम 4 to 5 डेज में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अभी से अपना शेड्यूल डिसाइड करना है कि आपको कितने दिन में कितनी यूनिट्स फिनिश करनी है। फिर उस अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी, प्लान करना है कि 3 मंथ्स में आप किस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग है, हमें अपना टाइम एलोकेट करना है बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। आप डिसाइड कर लो कि दिन में आपको कितना घंटे पेपर 1 को देना है, कितने घंटे पेपर 2 को देना है। जैसे मेरा ये था कि मॉर्निंग में मैं पेपर 1 पढ़ती थी एंड पेपर 2 में इवनिंग में पढ़ती थी। तो इस तरह से मैंने अपना टाइम एलोकेट किया था। एक टाइम पर एक ही पेपर को फोकस करना है, कि ऐसा नहीं कि 1 घंटे ये पढ़ने लग जाओ फिर 1 घंटे पेपर 2 पढ़ने लग जाओ। तो ऐसे मिक्सअप नहीं करना है। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का एक सेट बनाओ कि इतनी देर में हमें पेपर 1 करना है, और फिर पेपर 2 का भी आप इसी तरह से बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपना टाइम एलोकेट किया था कि मॉर्निंग में पेपर 1, इवनिंग में पेपर 2। और जो आफ्टरनून वाला टाइम होता था वो मेरा ऐसा होता था, क्योंकि हम लंच के बाद काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं होता, तो उसमें मैं जनरली अवॉइड करती थी कि मैं वीडियोस ना देखूं। अदरवाइज वीडियो देखते देखते आप कब सो जाते हो पता नहीं चलता। तो आफ्टरनून वाला जो टाइम था उसमें वीडियोस देखने की जगह मैं ट्राई करती थी कि मैं क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करूं। जैसे डीआई सॉल्व करना है या अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करनी है, ये सारी चीज़ें मैं करती थी। या फिर जो हमारे नोट्स बनाने का काम, ये आप दिन में कर सकते हो, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है, आपके हाथ वगैरह चलते रहे अगर आप डीआई या नोट्स बनाओगे। तो इस तरह से आप अपना टाइम एलोकेट कर सकते हो पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। नेक्स्ट थिंग जो है वो हमें हमारे रिसोर्सेज डिसाइड करने हैं कि कौन सा टॉपिक हमें कहाँ से पढ़ना है। सोशियोलॉजी के लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, 4 to 5 बुक्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी और हर टॉपिक के लिए अलग
अलग बुक हमें फॉलो नहीं करनी है, जितना हो सके अपने सोर्स रिसोर्सेस लिमिटेड रखने हैं। एक टॉपिक एक ही बुक से पढ़ना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हमें हो सकता है। तो और बहुत ज़्यादा आपको अपना कंटेंट फिल्टर करना है, क्योंकि सोशियोलॉजी के लिए अभी रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, अगर कोई भी टेलीग्राम ग्रुप है, तो ऐसा नहीं रैंडमली उसे पढ़ते चले जाना है, बहुत ज़्यादा कंटेंट फिल्टर करना है कि किस तरह से हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जा रहा है, उस तरह से आपको फिल्टर करना है। तो ये आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका वो प्रोसेस होता है, कि सबसे ज़्यादा टाइम हमारा कंटेंट फ़िल्टर करने में ही चला जाता है। तो स्पेशली क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो मतलब फेस की थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मेरा नेट ही हो पाया था, और उसका मेन रीज़न यही था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा कंटेंट फ़िल्टर करने में ही चला गया था, तो उस वजह से पेपर वन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम मेरा रहा था, तो इसलिए आपके लिए मैं क्रैश कोर्स लेकर आ रही हूँ जेआरएफ पट्टा पर, जहाँ पर आपको कंटेंट फिल्टर करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ जो भी कोर्स आपको प्रोवाइडेड रहेगा उसको आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है, और वहाँ सारे रिसोर्सेज में आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप चाहो तो मुझे जेआरएफ अड्डा पर ज्वाइन कर सकते हो, बहुत जल्दी हमारा पेड कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो है वो हमें अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स हमेशा ट्राई करो कि आप अपनी सेल्फ नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बिल्कुल बुलेट पॉइंट में टू द पॉइंट बातें हमारी होनी चाहिए, फ्लो चार्ट्स में हमारे नोट्स होने चाहिए, पिक्टोरियल फॉर्म में, जिससे जब आप रिवीजन करो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आप याद करो। इस तरह से फ्लो चार्ट्स में आप चीज़ें लिखो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट करो, जिससे आप उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखोगे, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो नोट्स में हमेशा ट्राई करना है कि आप कीवर्ड हाईलाइट करो, थोड़े कलरफुल नोट्स आपके बनाओ, जिससे आपको भी उन्हें पढ़ने में अच्छा लगे, आपको जब रिवीजन करो तो आप उन हाईलाइटेड चीज़ों को पढ़ सको। तो इस तरह से हमें अपने नोट्स बनाने हैं, और नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी, कि किस तरह से हमें इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं सोशियोलॉजी के लिए। और बहुत जल्दी मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा चेंजेस उसमें मुझे करने हैं, तो पर बहुत जल्दी मैं ट्राई करूंगी कि अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपसे शेयर करूं। तो आप चाहो तो वो भी परचेज कर सकते हो जेआरएफ अड्डा ऐप से। नेक्स्ट थिंग जो है वो है पेपर वन। मैं हमेशा बार बार बोलूंगी कि पेपर वन को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, स्टार्टिंग से पेपर वन पे फोकस करो। स्पेशली जिन लोगों का नेट बार बार हो रहा है, वो जेआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे, उन्हें तो पेपर वन बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि कुछ टॉपिक आप देखो तो आप चाहो तो पेपर टू के थ्रू भी आप अपना पेपर वन प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एप्टीट्यूड वाला टॉपिक है, वो आपका पेपर वन में भी है, तो आप दोनों के लिए साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। इन्वायरमेंट वाला जो हमारा टॉपिक है वो आपका पेपर वन में भी है, पेपर टू में भी है, उसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और एक और जैसे जो मैंने नोटिस किया है, कम्युनिकेशन के भी काफ़ी हद तक टॉपिक हमारे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन में हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन में जैसे हम एनकल्चरेशन के बारे में पढ़ते हैं, एनकल्चरेशन है या एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन, इन सारे टॉपिक के बारे में हम कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। और आपने अगर सोशियोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये सारे टॉपिक्स हमें कल्चर के पार्ट में हम पढ़ते हैं, तो आप इसलिए पेपर के साथ उन्हें प्रिपेयर कर सकते हो। और एक टिप मैं आपको देती हूँ, फॉर एग्जांपल जब आप पेपर वन में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो और अगर वो आपका पेपर टू से रिलेटेड है, तो आप किस तरह से उसका रिविजन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर वन में पढ़ा, तो पेपर वन में जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक से ही पूछा जाएगा। तो जब आप टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एथनोग्राफिक रिसर्च पेपर वन में पढ़ा, तो आप सबसे पहले चीज़ तो अपने माइंड में ये रिवाइज करो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या होती है एथनोग्राफिक रिसर्च, कैसे इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, जब आप सपोज आपने पेपर वन में ये रिसर्च पढ़ रहे हो, तो आप उसी टाइम रिवाइज करो कि किस थिंकर ने एथनोग्राफिक रिसर्च की है अपनी स्टडी में, कहाँ पर उनका फील्ड वर्क है। फॉर एग्जांपल मेलिनोस्की है, उन्होंने ट्रोबियन आइलैंड में एथनोग्राफिक रिसर्च की है, या क्लिफर्ड गिट्स हैं,
उन्होंने बेलिनीसी कॉकफाइट में एथनोग्राफिक मेथड यूज किया है। तो इस तरह से हमें पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों को साथ में आप रिवीजन कर सकते हो, बैलेंस करके चल सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो है वो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी आपके लिए कि रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हो अभी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 100 टॉपिक्स पढ़ो या 1000 टॉपिक्स पढ़ के जाओ, बट अगर आप 100 टॉपिक्स भी पढ़ रहे हो तो उनका रिवीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। है, और आई थिंक 100 टॉपिक्स अभी हम कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास 90 डेज हैं अभी, तो अगर आप एक दिन में एक या दो टॉपिक भी पढ़ते हो, उनको अच्छे से कंसोलिडेट करते हो, तो मेरे हिसाब से आप काफ़ी अच्छे प्रिपेयर कर सकते हो। बस ये है कि आप उसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आप कम टॉपिक पढ़ के जाओ, बट उनका रिवीजन इतना ज़्यादा से ज़्यादा करो कि उन टॉपिक्स में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। रिवीजन का आपने हमेशा 3:1 का एक रूल सुना होगा। एक टॉपिक जो हमारा है उसे हमें कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। और ये मतलब बहुत सही चीज़ है, ऐसा होता है कि अगर आप एक टॉपिक को 3 बार भी अगर अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, बिल्कुल अच्छे से कंसोलिडेट कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता आप इतनी इजीली उस चीज़ को भूल सकती हो। तो इसलिए रिवीजन पे अभी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। स्पेशली जो लोग रिपीटर्स हैं, जो उनका बार बार रह जा रहा है नेट या जेआरएफ, तो उनको तो अभी अपने रिवीजन पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट थिंग है जो हमारी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, बिल्कुल यूजीसी नेट पैटर्न के हमें, या आप सेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, या डिफरेंट एमए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आप उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपको पीवाईक्यूज आई थिंक सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं सोशियोलॉजी में। 5 to 6 क्वेश्चंस तो आप ऐसे मान के चलो जो आपको डायरेक्टली रिपीट हो ही जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो क्योंकि वही ऑलरेडी फिक्स्ड बुक है जो हमारे पहले के थिंकर्स थे उनकी हैं, तो आपको वो जो 5 to 6 क्वेश्चन, तो बुक्स के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो वो आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर सकते हो। या कंसेप्ट्स वाले जो क्वेश्चन है कि कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है, वो आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितना हो सके मॉक टेस्ट देने का ट्राई करो, ठीक है। पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अभी हमें सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए हमें ट्राई करना है कि हम उनके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, जिससे उन टॉपिक से मतलब आप ट्राई करो कि हर तरह का क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो। एक टॉपिक आपने पढ़ा है, तो आप ट्राई करो कि उससे कैसे 5 से 10 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस टॉपिक से। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है और पीवाईक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। एक और चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्राई करो कि हमेशा क्वेश्चन स्क्रीन पे सॉल्व करो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम आपको सीबीटी मोड में ही देना है। इसलिए हमें अभी से हैबिट डालनी होगी कि कैसे हम स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर आप हैबिट अभी से डालोगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आप एग्जाम काफ़ी हद तक मतलब बिफोर टाइम अपना एग्जाम फिनिश कर सकते हो। और काफ़ी हद तक फिर आप अपना पेपर अच्छे से चेक कर सकते हो, आपकी कोई सिली मिस्टेक हुई है उनको आप अभी से इम्प्रूव करने की हैबिट डाल सकते हो। तो इसलिए ट्राई करो जितना हो सके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, वो हमें अपना डेली टास्क सेट करना है। फॉर एग्जांपल अभी आपको एक डीआई डेली करना है, आरसी डेली सॉल्व करना है, आपको बुक्स एंड ऑथर्स के जो नेम हैं वो आपको डेली रिवाइज करने हैं, कंसेप्ट्स एंड प्रोपोनेंट्स जो हैं वो आपको डेली रिवाइज करने हैं। एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगी कि ट्राई करो कि 26 थिंकर्स के जो कंसेप्ट्स हैं उनको एटलीस्ट आप डेली रिवाइज करो। एटलीस्ट आप उनकी ना प्रॉपर एक लिस्ट बना लो कि किस थिंकर ने क्या कंसेप्ट दिया है। तो वो आप अभी से अगर आप लिस्ट बना लेते हो तो और उनको डेली रिवाइज करना चालू करते हो, तो वो आपको एग्जाम टाइम में काफ़ी बेनिफिट होगा। स्पेशली डीआई पे मैं बोल रही हूँ अभी से फोकस करो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ वालों को मैथ्स का डर होता है, आई अंडरस्टैंड, बट अभी अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि सबसे पहले तो ये बैरियर अपने माइंड से हटाना है कि मैथ्स तो हमसे बिल्कुल होने ही नहीं वाला। ऐसा नहीं है, डीआई आप ट्राई करो, अभी से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो तो ट्राई करो 1 से 2 डीआई आप डेली प्रैक्टिस करो, जिससे एग्जाम टाइम तक आपकी काफ़ी हैबिट बिल्ड हो जाए, क्योंकि डीआई आपका शॉर्ट है कि आपको आएगा ही आएगा। 5 क्वेश्चंस आपकी डीआई के आने ही आने हैं, तो इसलिए आप अभी से बेटर है कि ट्राई करो आप डीआई में बिल्कुल 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन सही कर सको, तो जिससे आपका स्कोर
बैलेंस हो सके। नेक्स्ट थिंग है, आरसी भी आपको करना ही करना है, क्योंकि आपका पेपर 1 में भी एक आरसी आना है, पेपर 2 में आपके 2 आरसी आएंगे। 15 क्वेश्चंस आपके आरसी के आ जाते हैं, तो 30 मार्क्स आप आरसी से ही स्कोर कर लेते हो। तो इसलिए ट्राई करो कि आरसी में भी आप 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन सही करो। डीआई में आप ट्राई करो कि 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन सही करो, क्योंकि ये जो 40 मार्क्स है ना, ये मुझे लगता है ये आपके खुद के हाथ में। आप चाहो तो ये 40 मार्क्स इजीली अभी से इंश्योर कर सकते हो कि यार ये तो मुझे लाने ही लाने, ये 100% आपके माइंड में होना ही चाहिए कि ये तो मैं बिल्कुल फोकस करूँ, तभी आप, क्योंकि सोशियोलॉजी का हमेशा कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। तो इसलिए जब अगर हम 220 प्लस टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इन चीज़ों को तो हम बिल्कुल भी छोड़ सकते नहीं हैं। तो इसलिए 100% ट्राई करो कि एक डीआई आप डेली सॉल्व करो, आरसी डेली सॉल्व करो। आरसी जितना हो सके स्क्रीन पे प्रैक्टिस करने की हैबिट डालो, क्योंकि जब आप आरसी सॉल्व करते हो सबसे पहले तो आपको लेंदी क्वेश्चंस पढ़ने की हैबिट हो जाती है, क्योंकि यूजीसी नेट का लेवल जिस तरह से अब बढ़ रहा है, आपको मोस्टली लेंदी क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट थिंग जो है वो आपको स्क्रॉलिंग की हैबिट हो जाती है, और स्क्रॉलिंग का इशू भी हमें अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो अभी से आप इन चीज़ों की हैबिट डालो, तो जिससे एग्जाम टाइम में आप काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो सको उस चीज़ के लिए। ये मेरी स्ट्रेटजी थी, कुछ टिप्स आपके साथ मैंने शेयर की कि कैसे हम 3 मंथ्स में जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ आइडिया दिया कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हो। अब आपको ये चीज़ करनी है कि आराम से 1 वीक का टाइम लो और ट्राई करके देखो कि आपके लिए क्या चीज़ बेटर वर्क कर रही है। मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप कर सकते हो। आप 1 वीक का आप अच्छे से टाइम लो कि आप किस तरह से, आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिट कर रही है, आप किस तरह से अपने आप को मोल्ड कर सकते हो, वो आप ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा सा अभी से ये थोड़ा एग्जाम वाला माहौल बनाने की कोशिश करो। जैसे एग्जाम हमारा या तो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है 9 से 12, या हमारा इवनिंग शिफ्ट में होता है 3 to 6 PM में। तो आप ट्राई करो कि इन दोनों टाइम में आप बिल्कुल भी ना सो, जिससे आप एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें ये दोनों टाइम, दोनों ही मुझे लगता है ऐसे टाइम होते हैं जहाँ हम सो रहे होते हैं। स्पेशली आजकल, मतलब मोस्टली अब बच्चों को रात में, मतलब नाइट में पढ़ना पसंद है आज के टाइम में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शांति होती है, तो अच्छी बात है। बट मॉर्निंग में आप ट्राई करो कि 7 से 8 बजे आप उठ जाओ, जिससे आप इस टाइम में कभी भी ना सो, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। सिमिलरली 3 से 6 का जो टाइम होता है, वो लंच के बाद का टाइम भी हमें काफ़ी ज़्यादा आलसी हमें फील होता है। तो इस टाइम पे भी हमें ट्राई करना है कि इस टाइम पे भी ना सोए, क्योंकि इस बार जैसे है हमारा एग्ज़ाम इसी सेकंड शिफ्ट में ही हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि एग्ज़ाम टाइम में फिर उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो पेपर नहीं कर पा रहे। तो इसलिए एग्ज़ाम अभी से हमें ये हैबिट डालनी है, और अपने आप को अभी से इस चीज़ के लिए मोल्ड करना है। नेक्स्ट थिंग, तो ये इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि क्लासेस की टाइमिंग्स क्या क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरी जो क्लासेस हैं वो जेआरएफ अड्डा यूट्यूब पे अभी हो रहे वाली हैं। यूट्यूब क्लासेस अभी मेरी होने वाली हैं 4 PM पे। अभी 5 सितंबर से आपके लिए अभी फ़िलहाल डेली यूट्यूब पे क्लासेस आने वाली हैं। फिर 10 to 15 सितंबर तक हम ट्राई करेंगे कि अभी डेली यूट्यूब पे क्लासेस हो हमारी। अभी कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी, बट आगे वाले टाइम में हम ट्राई करेंगे कि लाइव क्लासेस भी हमारी हों, जिससे हम साथ में प्रैक्टिस कर सकें। और जो जे आर अभी कुछ स्पेशल सेशंस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, जिसमें हम कैसे, सारी स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से और हम एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलेबस को हम डिकोड करेंगे, जो भी बुक्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, बुक्स एंड रिसोर्स मटेरियल जो भी सोशियोलॉजी का है वो, नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, और किस तरह से पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं। तो ये सारे स्पेशल सेशंस अभी मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। और जो जेआरएफ अड्डा ऐप है, उस पे जो मेरी जो क्लासेस हैं वो अभी कुछ टाइम के लिए डिले हो रही हैं, तो 5 सितंबर से अभी हमारा कोर्स स्टार्ट नहीं होगा। कुछ 1-2 वीक बाद जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आप कोर्स लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। तो कोर्स में मैंने आपको बताया कि क्रैश कोर्स अभी मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाली हूँ, जहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हम सोशियोलॉजी के प्रिपेयर करते हुए चलेंगे।
और साथ ही साथ वहाँ पे आपको पीवाईक्यू एनालिसिस भी मैं कराने वाली हूँ, कि किस तरह से हम पीवाईक्यू को एनालाइज कर सकते हैं हमारे आगे वाले टाइम के लिए। तो अगर आप चाहो तो वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे हिसाब से कोर्स अभी आपके लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जैसे सोशियोलॉजी में मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कंटेंट फिल्टर हमें करना पड़ता है। तो ये इशू आप अगर आप कोर्स लेते हो तो वहाँ आपके साथ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए पूरा प्लान तैयार है, मेरी स्ट्रेटेजी तैयार है कि किस तरह से 3 मंथ्स में हमें प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करनी है, और जो भी मटेरियल है, रिसोर्सेज, वो भी मेरा रेडी है कि किस तरह क्या रिसोर्सेज हमें फॉलो करना है। तो अगर आप चाहो तो ऐप पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस चलने वाली हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गेट एग्ज़ाम के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो गेट एग्ज़ाम है उसके रजिस्ट्रेशन भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। 30 अगस्त से 29 सितंबर तक हमारे गेट के रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं गेट एग्ज़ाम पर भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊँ, कि गेट एग्जाम, वो भी हम यूजीसी नेट एग्जाम के साथ गेट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि मैं गेट एग्जाम पर भी एक वीडियो लेके आऊँ। और स्पेशली अगर आप बिगनर्स हो, आपको नहीं पता कि गेट एग्जाम क्या होता है, यूजीसी नेट एग्जाम से वो कैसे रिलेटेड है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप चाहोगे तो गेट एग्जाम पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आए, कुछ बेनिफिट आपको अगर हो, और आप चाहते, अगर आपको पसंद आए मेरी स्ट्रेटेजी, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और अगर आप और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, जो भी और सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो भी हमसे कनेक्ट कर पाए, हम साथ में एक अच्छा डिस्कोर्स बनाते हुए चले, एक अच्छी परमानेंट लर्नर्स हम अपने लिए बनाएं। और अगर आपका कोई भी डाउट है सोशियोलॉजी से रिलेटेड, या आपका कोई सजेशन है कि इस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, तो वो भी आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट आपके लिए यहाँ अवेलेबल है। पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है। और अपकमिंग टाइप में आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो इसलिए डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।